जो होती है वो किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एंगुलर मोशन की इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है कि एंगुलर मोशन की इक्वेशंस क्या होती है। देखिए बेटा, आपको पता है कि लीनियर मोशन की इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो एंगुलर मोशन की इक्वेशन होती है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ठीक है, ये लीनियर मोशन की इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी, और ये एंगुलर मोशन की इक्वेशन है थीटा। जहां पे एंगुलर मोशन के अंदर थीटा आएगा उस जगह पे एस होगा, और वी की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आएगा, क्योंकि एंगुलर मोशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी होती है। यहाँ पे होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी, और ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी है। ठीक है, ये इस तरह से इक्वेशन होगी। ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल और एक्सीलेशन की जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब आपको पता है इसके अंदर एक्सीलेशन होती है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो इसके अंदर एंगुलर एक्सीलेशन होती है ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी या टी। ठीक है, और इसके अंदर इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और इसके अंदर होती है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या ये हो जाएगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हैं, इनको आप इस तरह से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, या इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। अब दूसरा, कभी कभी इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या नंबर ऑफ रोटेशन जो है वो फाइंड करना होता है। जब नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करना होता है तो उसका फार्मूला ये होता है इसके अंदर। अगर नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करना हो, जैसे क्वेश्चन होते हैं ना कि एक सीडी है या कोई भी बॉडी है वो रोटेट कर रही है, इतनी इनिशियल वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, और ये इतने टाइम के बाद रुक जाती है, तो कितने रोटेशन के बाद रुक जाती है। तो नंबर ऑफ रोटेशन हो जाएंगे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि एक रोटेशन के अंदर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई। कोई भी बॉडी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को निकाल के डिवाइडेड बाय आप 2 पाई करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ रोटेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, या अगर लीनियर डिस्टेंस के हिसाब से करें तो एस अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन जो होता है, अगर इस तरह भी आप कर सकते हैं कि इज इक्वल टू एस अपॉन 2 पाई आर, इस तरह भी कर सकते हैं। टोटल अर्क लेंथ, और एक रोटेशन की अर्क लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर सरकमफेरेंस के बराबर होती है। तो इस हिसाब से ये फार्मूले आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पीएमसी के सिलेबस के अंदर जो दिया गया था, जो सर्कुलर मोशन के बारे में, वो चीजें खत्म होती है। कल भी मैंने आपको कहा था कि दो ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है इस चीज से, तो उनके बारे में बेसिक जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो रिलेटेड है, किसी भी क्वेश्चन के साथ ये चीज आ सकती है रोटेटरी मोशन के अंदर। तो उनमें सबसे पहली जो इजाफी चीज आपको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए टार्क। ठीक है, कि टार्क जिसको हम टाउ से जाहिर करते हैं, ये किसके बराबर होता है, या टार्क क्या जो है वो किसको कहा जाता है, टार्क का मतलब या मकसद क्या होता है। देखिए बेटा,
टार्क का मकसद होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाए और वो रोटेट करना शुरू कर दे, वो टर्न करना शुरू कर दे, तो फोर्स के ऐसे असर को कहा जाता है टॉर्क। तो आप इस तरह से कहेंगे कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, आप इसको कहेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स is called turning effect of force is called torque। कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो रोटेट करें तो उसको कहा जाता है टॉर्क। अब इसकी ये है कि टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स। टॉर्क हमेशा टेंजेंशियल फोर्स की वजह से पैदा होता है। आप कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नेवर प्रोड्यूस टॉर्क। सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी टॉर्क पैदा नहीं कर सकती। ठीक है, अब ये टॉर्क डिपेंड किस पे करता है या इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है इसकी टॉर्क की, मैं सिंपली इसको ले रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसके अंदर, सिर्फ बेसिक्स जो है वो इसकी आपको बता देता हूं। ठीक है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन टॉर्क की क्या होती है, असल में होती क्या है चीज, फिजिकल इंटरप्रिटेशन से हमें इस चीज का पता लगता है। सपोज करें ये हमारे पास है इस तरह से, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि अगर कोई भी बाल है इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास एक बाल है, इसको हमने रोटेट करवाना है, जैसे ये पेन है इसको हमने रोटेट करवाना है। तो देखिए बेटा, ये हो जाएगी मूवमेंट आर्म। ये जो आर है ये आर पोजीशन वेक्टर कहलाता है और इसको आप मूवमेंट आर्म कहते हैं। ये आर जो होता है बेटा, ये आर मूवमेंट आर्म कहलाता है। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है, फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन टू द आउटवर्ड होता है। ठीक है, या बॉडी के सर्कमफेरेंस रोटेशन की तरफ होता है। और आर जो होता है यहाँ पे आल्सो पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी है, ये आपको बताता है कि ये बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन से कितना दूर है। ये आपके पास सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी है, तो आर से हमें पता लगता है कि ये बॉडी जब इस तरह से रोटेट करेगी तो ये सेंटर से कितना दूर होगी। अगर ये आर 10 सेंटीमीटर है, इसका मकसद ये हुआ कि ये बॉडी सेंटर से जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर रिवॉल्व कर रही है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो इसका मकसद ये हुआ कि ये सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर है। अगर ये 30 सेंटीमीटर दूर है, इसका मकसद है ये सेंटर से 30 सेंटीमीटर दूर है। तो ये जो आर होता है ये मोमेंट आर्म कहलाता है, और ये आर जो होता है ये एक पोजीशन वेक्टर भी है जो आपको बताता है कि रोटेटिंग बॉडी सेंटर ऑफ रोटेशन से कितना दूर है। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर हम लगाते हैं फोर्स, ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर हम लगाते हैं यहां से फोर्स, ये आपके पास आ गई फोर्स, और ये एंगल होती है, और ये एंगल किसके दरमियान है, आर और एफ के दरमियान। ये एंगल बड़ा रोल प्ले करती है टॉर्क में, इससे टॉर्क कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई और फोर्स का डायरेक्शन देखें, ये है, ये हुआ फोर्स का डायरेक्शन, और इसके नतीजे में ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी इस तरह से रोटेट करेगी। इस तरह से आपने इस तरह से फोर्स लगाई और फोर्स लगाने से इस बॉडी ने रोटेट किया। ठीक है, अब न्यूटन का लॉ क्या कहता है, जब आप फोर्स लगाओगे और बॉडी मूव करेगी तो वो बॉडी मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे तो बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं जा रही, तो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये बाउंडेड है,
ये बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ बाउंडेड है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होंगे फोर्स के दो कंपोनेंट, ये फोर्स का एफ एक्स कंपोनेंट होगा और ये फोर्स का कौन सा हो जाएगा, एफ वाई कंपोनेंट होगा। फोर्स के होते हैं दो कंपोनेंट और रोटेशन किस तरफ होती है, रोटेशन हो जाती है वाई कंपोनेंट की तरफ। तो ध्यान में रखिएगा कि टॉर्क के अंदर जो फोर्स का कंपोनेंट है वो एफ वाई जो होता है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है, टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द एफ वाई। तो आप कहोगे कि टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, torque is produced due to Fy, ठीक है, जबकि if x cannot rotate body, if x can pull body, एफ एक्स बॉडी को पुल तो कर सकता है, खींच तो सकता है, लेकिन रोटेट नहीं कर सकता। रोटेट कौन करवाता है, रोटेट करवाता है एफ वाई। अब हम लेते हैं इसका फार्मूला। तो देखिए बेटा, अब इसका फार्मूला देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है टार्क का, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वाई। बेटा एफ वाई मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि टार्क जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। अगर मोमेंट आर्म बड़ी होगी तो भी टार्क ज्यादा होगा, और फोर्स का वाई कंपोनेंट अगर ज्यादा होगा तो भी टार्क ज्यादा होगा। जैसे ये होता है ना, फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो ये देखें मोमेंट आर्म छोटी होगी और कम टार्क पैदा होगा। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मोमेंट आर्म बड़ी होगी और टार्क ज्यादा होगा। जैसे दरवाजा डोर होता है, डोर को जब ओपन करते हैं ना, तो ये डोर जो होता है इसको ओपन करते वक्त आपने ये नोट किया होगा कि जितनी फोर्स आप हिंजेस के करीब लगाओगे तो डोर को बंद करना उतना मुश्किल होता है। अगर आप एंड के ऊपर फोर्स लगाओगे तो थोड़ी फोर्स से खुल जाएगा या बंद हो जाएगा, लेकिन वही फोर्स अगर आप हिंजेस के करीब रखोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो टार्क किस पे डिपेंड करता है, टार्क डिपेंड करता है क्या पोजीशन, फोर्स कहाँ पे लगाते हो। जहां पे आप फोर्स लगाओगे, अगर मोमेंट आर्म ज्यादा रखोगे तो टार्क ज्यादा पैदा होगा, मोमेंट आर्म कम रखोगे तो टार्क कम पैदा होगा। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, टार्क का इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास टार्क का फार्मूला आ जाता है, और ये टार्क का फार्मूला होता है टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो जो टार्क पैदा होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सी चीजों पे बेटा, मैं इसको सिंपली ले रहा हूं, ज्यादा डिटेल्स नहीं ले रहे, सिंपली जस्ट मोटी मोटी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। टार्क डिपेंड्स अपॉन, बेटा टार्क किस पे डिपेंड करता है, टार्क जो होता है वो डिपेंड करता है फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे। ये टार्क जो होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ मूवमेंट आर्म। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट किसके दरमियान है, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसके दरमियान है, आर के और एफ के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। आप कह सकते हैं टार्क मैक्सिमम, क्रॉस प्रोडक्ट है तो मैक्सिमम तब होता है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होती है, और जीरो तब होता है जब थीटा इज इक्वल टू 0
और 180 डिग्री। अगर 90 डिग्री रखेंगे जैसे अभी मैंने टार मैक्सिमम, लेकिन अगर 0 या 180 डिग्री रखेंगे तो टार क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी, टार्क also depends position of axis of रोटेशन। फोर्स करें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, टार्क ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे कर दूंगा तो देखिए लेंथ आर कम हो जाएगी, तो पोजीशन को चेंज करने से आर चेंज हो जाती है, तो टार्क क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है टार्क के बारे में। ठीक है, तो ये वो हमारे पास टार्क। अब डायरेक्शन का भी मैं लिख देता हूं क्योंकि ये डायरेक्शन भी इसका इंपॉर्टेंट है। टार्क का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ टार्क is determined using right hand rule। बेटा टार्क का जो डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड रूल से हमें पता लगता है। इस तरह से अगर कोई भी चीज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो टार्क एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूम रही है तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो आउट ऑफ द पेज, और क्लॉकवाइज घूम रही है तो इनटू द पेज। ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होता है उसको कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया जाता है, जैसे फोर्स टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव होती है, फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव होती है। इसी तरह टार्क पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और टार्क जो पॉजिटिव होता है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज टार्क जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क is considered as negative, और क्लॉकवाइज टार्क जो होगा टार्क is considered as पॉजिटिव। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, एक मिनट मैंने उल्टा लिखा है बेटा, एक मिनट, इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये होगा पॉजिटिव, और ये जो होगा ये नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और टार्क जो होता है एक्सेल वेक्टर है, जिस तरह से एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन है, और डायरेक्टेड along axis of rotation, क्योंकि एंगुलर क्वांटिटी है ये भी। ठीक है, ये along axis of rotation इसका डायरेक्शन होता है, तो टार्क का डायरेक्शन भी माइंड में रखिएगा। और किससे हमें पता लगता है, राइट हैंड रूल से हमें पता लगता है। अब इससे भी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि टार्क प्लेज सेम रोल, टार्क प्लेज सेम रोल in angular motion as force plays in linear motion। लीनियर मोशन के अंदर जो फोर्स का रोल होता है वही टार्क का जो है वो एंगुलर मोशन के अंदर होता है। लीनियर मोशन के अंदर टार्क का क्या रोल होता है, लीनियर मोशन के अंदर टार्क का रोल ये होता है, सॉरी लीनियर मोशन के अंदर फोर्स का रोल ये होता है कि वो एक्सीलरेशन पैदा करती है और स्टेट चेंज करती है। इसी तरह से रोटेटरी मोशन के अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन पैदा करना
या स्टेट चेंज करना जो काम होता है वो टार्क का होता है। ठीक है, टार्क हमेशा वही रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन के अंदर जो लीनियर मोशन के अंदर फोर्स करती है। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ फॉर एंगुलर मोशन होता है बेटा, न्यूटन्स लॉ फॉर एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन के लिए न्यूटन का लॉ ये होता है बेटा, जैसे लीनियर मोशन के लिए एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ पे होता है टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, मीन्स टार्क एंगुलर एक्सीलेशन जो होती है, एंगुलर एक्सीलेशन जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टार्क के। ठीक है, अगर टार्क जीरो है तो एंगुलर एक्सीलेशन भी जीरो है। एंगुलर एक्सीलेशन किस वजह से पैदा होती है? टार्क से, क्योंकि ये न्यूटन का लॉ है। किसके लिए? एंगुलर मोशन के लिए। इसको कहा जाता है न्यूटन का लॉ फॉर एंगुलर मोशन, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वेयर आई जो होता है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसकी वैल्यू एम आर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा, ये हमारे पास होता है टार्क। ठीक है, तो टार्क वही काम करता है एंगुलर मोशन के अंदर जो लीनियर मोशन के अंदर कौन करता है? फोर्स करता है। और टार्क हमेशा एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। ठीक है, अगर टार्क होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी और टार्क नहीं होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि टार्क कैन डू वर्क, टार्क वर्क कर सकता है क्योंकि एंगुलर एक्सीलेशन पैदा कर सकता है, तो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। काइनेटिक एनर्जी जो चीज बढ़ाएगी वो वर्क करेगी। ठीक है, तो आप कहोगे कि टार्क जो होता है, टार्क कैन डू वर्क, टार्क कैन डू वर्क। और वर्क का फार्मूला होता है जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो होता है, सॉरी ओमेगा आ गया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क होता है इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डेल्टा थीटा, ये होता है। ठीक है, और पावर का फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे पावर का फार्मूला होता है टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ये चीजें थोड़ी अंदर डीप की है, ध्यान में रखिएगा। और एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, uniform circular motion is not example of torque, torque is not example of uniform circular motion। circular motion सेंट्रीपिटल की वजह से भी हो सकती है लेकिन टार्क के अंदर यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो सर्कुलर मोशन को टार्क का एग्जांपल नहीं कहेंगे, टार्क को सर्कुलर का नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना होता है टार्क कंप्लीट। इसके बाद हम मोटी मोटी पॉइंट्स करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम जिसको कहा जाता है एल। ठीक है, अब ये एंगुलर मोमेंटम की सिंबल होती है एल। जिस तरह से लीनियर मोशन के अंदर लीनियर मोमेंटम होता है और वो बराबर होता है एम इंटू वी के, मास ज्यादा है तो भी मोमेंटम ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो भी मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह से रोटेटरी मोशन के अंदर भी एक मोमेंटम होता है। ठीक है, और वो रोटेटरी मोशन का जो मोमेंटम होता है उसको एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। जिस तरह से लीनियर मोशन के अंदर जब बॉडी होती है उसका मास ज्यादा होता है या वेलोसिटी ज्यादा होती है तो उसको रोकना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा होता है। या वो चीज जब किसी और चीज से टकराती है तो सामने वाली चीज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाती क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है। तो कोई भी बॉडी जब मूव करती है उसका मास ज्यादा है या वेलोसिटी ज्यादा है तो उसकी प्रॉपर्टी एक हो जाती है जिसकी वजह से मूविंग बॉडी को रोकना मुश्किल होता है, या उस मूविंग बॉडी जब किसी और चीज से टकराती है तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाती है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा है। इसी तरह से एंगुलर मोशन के अंदर भी एक मोमेंटम होता है जो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। लीनियर मोशन का मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है,
और एंगुलर मोशन का मोमेंटम तीन चीजों पे डिपेंड करता है, एक मास पे, दूसरा वेलोसिटी पे, और तीसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पांव किलोज है, मैं रोटेट कर रहा हूं, मेरा एंगुलर मोमेंटम कम होगा। अगर मैं हाथ पांव इस तरह से कर दूं और रोटेट करूं तो मेरा मोमेंटम बढ़ जाएगा, क्योंकि इस तरह से करने से मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाती है। आप सिंपली, फैन है, अगर फैन के पर खुले हुए हैं तो उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन वाइड है, उसका एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग का ज्यादा होगा। अगर उसके पर फोल्ड कर दे तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन का, मास पे फर्क नहीं आएगा, मास खुले हुए परों के साथ भी वही होगा, फोल्ड किए हुए परों के साथ भी वही होगा। फर्क ये होगा कि उसमें जो है वो मास फैला हुआ है और उसमें मास क्लोज है। तो जितना ज्यादा मास फैला हुआ होगा बॉडी का, उस रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मैं इसको ज्यादा डीप में नहीं लेके जा रहा, सिंपली पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, सिर्फ पॉइंट्स ही याद रखनी है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम उसी तरह से होता है इन ट्रांसलेशनल मोशन। Body possesses a linear momentum। ठीक है, इन, और ये डिपेंड करता है सिर्फ दो चीजों पे, मास पे और वेलोसिटी पे। इन एंगुलर मोशन, इन एंगुलर मोशन बॉडी possess एंगुलर मोमेंटम। बॉडी के अंदर एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, और एंगुलर जो मोमेंटम होता है उसका फार्मूला होता है mvr। ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक डिपेंड करता है मास पे, दूसरा डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, तीसरा डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन। रेडियस मींस मास डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियस बड़ा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन वाइड है। रेडियस छोटा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन किलोस है। ठीक है, तो जैसे आप रोटी बनाते हैं, आटा लेके अगर उसको घुमाएं तो उसका एंगुलर मोमेंटम कम होगा, उसी आटे से रोटी बना के घुमाएं, उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? इसलिए कि रोटी के अंदर आटा तो वही है, लेकिन जब वो क्लोज होता है तो उसका आर छोटा होता है, जब रोटी बन जाती है तो आर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम ओनली rotating bodies possess angular momentum। एंगुलर मोमेंटम सिर्फ रोटेटिंग बॉडीज को होता है। ठीक है, रेस्ट वाली बॉडीज को एंगुलर मोमेंटम नहीं होता। अब एंगुलर मोमेंटम के बहुत सारे फार्मूले भी होते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, v होता है r ओमेगा, mr स्क्वायर ओमेगा, और mr स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I के बराबर। देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I ओमेगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन वही होगा, डायरेक्शन इज सेम एज ऑफ ओमेगा। जिस तरह से लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो लीनियर वेलोसिटी का होता है, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो एंगुलर वेलोसिटी का होता है। ठीक है, जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन का किसका होगा? एंगुलर मोमेंटम का होगा। और एंगुलर मोमेंटम भी एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो एक्सियल वेक्टर, axial vector, and is always along axis of rotation। ये axis of rotation की तरफ होता है।
एक्सेल वेक्टर होता है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज जो होगा निगेटिव होगा। तो आप इसको इस तरह से एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले देख सकते हैं। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे फार्मूले आप बना सकते हैं इस बेसिक फार्मूला से। तो ये वो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। अब एक पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है इसकी, मैंने सिर्फ बिल्कुल इसको सिंपल लिया है, इसको मैंने डिटेल में नहीं लिया क्योंकि ये डायरेक्ट आपके पीएमसी के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन रिलेटेड है तो मैंने पॉइंट्स इसलिए लिखी है कि आपको माइंड में रहे मोटी मोटी पॉइंट्स इसकी। ठीक है, तो इसका जो है वो हमारे पास ये है कि एंगुलर मोमेंटम remains conserved if no torque is acting on body, या if sum of all torques from 1 to n equal to 0 then angular momentum constant रहेगा। जिस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है कि जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब रहेगा, जब किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की बुनियादी चीजें हैं जिसके बारे में आप कर सकते हैं। एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ, इसका काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम का आपस में रिलेशन होता है। कौन सा होता है? काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा या हाफ आई ओमेगा होता है, और एंगुलर मोमेंटम अभी हमने किया है आई ओमेगा होता है। ठीक है, तो अगर हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी अपॉन एंगुलर मोमेंटम हाफ आई, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर होगा बेटा, क्योंकि v इज इक्वल टू आर है ना, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन हो जाएगा आई ओमेगा, ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा ओमेगा में जाएगी ओमेगा अपॉन 2। तो इस तरह से ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा। रोटेटरी मोशन के अंदर कभी कभी काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपसे मांगी जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये आई ओमेगा है, जबकि वो हो जाएगा हाफ, यहाँ पे क्योंकि आर स्क्वायर है तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, मैंने आर इजाफी लिखा है बेटा, मैंने यहाँ पे ये आर इजाफी लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से हाफ एम वी स्क्वायर और v हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, तो आप इसको यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दें। ठीक है, अब आपका फार्मूला सही है, तो ये काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान रिलेशन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि एंगुलर मोमेंटम हर रोटेटिंग बॉडी के अंदर होता है, और ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी एंगुलर मोमेंटम होता है, लेकिन वहां पे कंजर्व रहता है क्योंकि कोई भी टार्क उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो जिस तरह से फोर्स होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क होता है। ठीक है, जो टॉर्क होता है वो होता है डेल्टा एल अपन डेल्टा टी, फोर्स होती है डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, टॉर्क होता है डेल्टा एल अपन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है। ये होता है ट्रांसलेशनल इम्पल्स, ये होता है एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। ये बेसिक चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। आखिरी बात है आज की जो हमारे पास होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, इसके फार्मूले नहीं याद करने बेटा, क्योंकि इसके फार्मूले बहुत ज्यादा बनते हैं, स्पेशली फेडरल और केपी के अंदर बहुत ज्यादा फार्मूले दिए गए, याद नहीं करने आपने, ठीक है। आपने सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। इसको रोटेशनल इनर्शिया भी कहा जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपको है ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर, कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा होती है, और इनर्शिया ज्यादा होती है तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। यह है इनर्शिया का ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर कॉन्सेप्ट। इसी तरह से रोटेटरी मोशन की भी इनर्शिया होती है, लेकिन रोटेशनल इनर्शिया मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे डिपेंड करती है। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसको रोटेट करवाना ज्यादा मुश्किल है। जैसे कोई बड़ा टायर है उसको रोटेट करवाना मुश्किल है एज कम्पेयर टू स्मॉल, जो छोटा टायर होता है उसको, क्योंकि उसका मास कम होता है। और अगर किसी भी चीज की मास डिस्ट्रीब्यूशन वाइड है, वो फैली हुई है, तो उसको रोटेट करवाना, जैसे रोटी का मैंने एग्जांपल दिया, रोटी के अंदर आटा वही होता है, जब आटा किलोज होता है तो उसको रोटेट करवाना आसान है, जब रोटी बन जाती है तो मास वही है, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन फैल जाती है ना, फिर उसको भी रोटेट करवाना ज्यादा मुश्किल होता है। तो रोटेशनल इनर्शिया होती है। रोटेशनल इनर्शिया का मकसद है कि किसी भी चीज को रोटेट करवाने के लिए आपको ज्यादा, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए आपको ज्यादा टार्क लगाना पड़ेगा या कम टार्क लगाना पड़ेगा, उसका पता लगता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर किसी बॉडी के अंदर मास ज्यादा है तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। इसी तरह से किसी भी बॉडी का अगर मास ज्यादा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो उसको एंगुलर मोशन के अंदर उसकी स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा टार्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाती है रोटेशनल इनर्शिया। डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन, एक डिपेंड करती है मास पे और दूसरी डिपेंड करती है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। एक मास पे डिपेंड करती है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, और इसको कहा जाता है एम आर स्क्वायर, और इसका यूनिट जो होता है, ठीक है, वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास है, और ये वही रोल प्ले करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया plays same role in angular motion as mass plays in linear motion। जैसे मास लीनियर मोशन के अंदर इनर्शिया वाला रोल प्ले करता है, एंगुलर मोशन के अंदर कौन प्ले करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करती है। तो बेटा ये आपकी रोटेशनल मोशन जो होती है यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर 5 के अंदर ये चीजें हैं, डायरेक्ट पीएमसी के सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन सर्कुलर मोशन से क्लोजली रिलेटेड है। और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन बगैर एंगुलर मोमेंटम और टार्क के मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट हो सकते हैं, इसलिए मैंने बेसिक्स आपको बता दिए। डिटेल तो बहुत बड़ी बनती है इन चीजों की, और जिस टाइम के अंदर 30 मिनट्स के अंदर मैंने कंप्लीट किए, ये 30 मिनट जैसे टॉपिक नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने आपको इसकी पॉइंट्स बताइए, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है। जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि ये चीज क्या है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो इन चीजों से रिलेटेड है, तो वो एमसीक्यू समझना आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक जो है वो दो करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, जो लॉजिकल